हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मैन यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम करेंगे मिरेकल सीरीज क्लास 11th के डे 30 की शुरुआत। पिछले वीडियो के अंदर हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा था। सेंटर ऑफ मास के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि सेंटर ऑफ मास एक बहुत ही खास पॉइंट होता है फॉर अ गिवन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं या फिर एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल पार्ट्स के अंदर एक्सप्लोड होता है तो सेंटर ऑफ मास की मोशन किस तरीके से अफेक्ट होती है और किस तरीके से आप इस एक्सप्लोजन को या फिर कॉलिजन को इन डिफरेंट कैटेगरीज डिवाइड कर सकते हो और बेटर तरीके से समझ सकते हो। कॉलिजन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि फिजिक्स के अंदर कॉलिजन के ऊपर अलग अलग जगह पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको पूरा शुरू से लेके आखिरी तक लेक्चर देखना है बिल्कुल ध्यान से, एंड आफ्टर दैट यू विल रियलाइज कि आपका ये टॉपिक इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आप इसके ऊपर कोई स्टैंड अलोन क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी आसानी से कर दोगे, और अगर इसको कहीं किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़ किया जाता है तो भी आसानी से यूज़ कर लोगे, राइट। सो टॉपिक हमारा रहेगा, वी विल लर्न एवरीथिंग अबाउट कॉलिजन एंड एक्सप्लोजन। हमारी सीरीज का टारगेट फियर ऑफ फिजिक्स को रिमूव करना, क्योंकि अगर आपका फियर ऑफ फिजिक्स रिमूव हो गया तो आप कोई सा भी एग्जाम फोड़ सकते हो, भले ही वो बोर्ड्स का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो या फिर जेई मेंस का एग्जाम हो। तो मेरा काम है आपके फिजिक्स के डर को दूर करना। आप इस सीरीज को किस एग्जाम के लिए यूज करना चाहते हो वो आपको डिसाइड करना है। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, राइट। चलो, तो जो कॉलिजन है और जो एक्सप्लोजन है उसकी जो सेंट्रल थीम है वो है एक फंडामेंटल लॉ जो कि हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर पढ़ा था। इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमने पढ़ा था कि जब आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है फॉर अ सिस्टम, नेट मोमेंटम हमेशा उस कंडीशन में कंजर्व्ड रहता है। तो कॉलिजन एंड एक्सप्लोजन ये दो ऐसी घटनाएं हैं जहां पर जितने भी फोर्सेस लगते हैं इन घटनाओं के दौरान वो सारे के सारे इंटरनल होते हैं। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। तो इन दोनों घटनाओं के अंदर आप आसानी से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यूज कर सकते हो, राइट। सो इन कॉलिजन एंड एक्सप्लोजन नेट मोमेंटम विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड, यानी कि मोमेंटम बिफोर कॉलिजन और एक्सप्लोजन और मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन एंड एक्सप्लोजन ये हमेशा आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। कारण बिकॉज फोर्सेस ड्यूरिंग कॉलिजन और एक्सप्लोजन आर इंटरनल ओनली। जो पार्ट्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने पर केवल और केवल एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट फोर्स लगाते हैं जो कि इंटरनल होता है। जितना ये इसके ऊपर लगाएगा उतना ये का ये इसके ऊपर लगाएगा। या जब कोई ऑब्जेक्ट मल्टीपल पार्ट्स के अंदर एक्सप्लोड होता है तो उस दौरान भी जो फोर्स लगता है वो केवल और केवल इंटरनल होता है। नेट एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो है सिस्टम के ऊपर। और हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय ओवरऑल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल के इक्वल होता है। अब क्योंकि आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स ही जीरो है तो पक्का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। यानी कि सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पर है तो आपको रेस्ट पर ही दिखाई देगा, भले कॉलिजन हो रहा हो या फिर एक्सप्लोजन हो रहा हो, या फिर सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो सेम वेलोसिटी से मूव करता रहेगा अगर कॉलिजन होता है या फिर एक्सप्लोजन होता है, राइट। सो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इसके ऊपर ना तो कॉलिजन का कोई फर्क पड़ता है ना ही एक्सप्लोजन का कोई फर्क पड़ता है। सेंटर ऑफ मास बिल्कुल उसी तरीके से मूव कर रहा होता है जिस तरीके से वो कॉलिजन और एक्सप्लोजन से पहले मूव कर रहा था। जैसे सपोज करो आपने एक बॉल है उसको यहाँ से u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो ऑब्वियसली ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी। मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन के किसी पॉइंट पर आके ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, एक पार्ट इधर चला जाता है और एक पार्ट इधर चला जाता है। सेंटर ऑफ मास कहाँ पर जाएगा? तो आप निकालोगे ना सेंटर ऑफ मास तो आप देखोगे सेंटर ऑफ मास अभी भी आपका पैराबोलिक पाथ को क्या कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा। तो ये जो मोशन है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास की रहेगी। तो सेंटर ऑफ मास की मोशन के ऊपर ना तो एक्सप्लोजन का कोई फर्क पड़ता है ना ही कॉलिजन का कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि एक्सप्लोजन और कॉलिजन के दौरान जो नेट फोर्सेस लगते हैं वो हमेशा जीरो होते हैं। तो ये हमारी सेंट्रल थीम है। अब हम आगे क्या करेंगे कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलिजन के बारे में बात करेंगे ताकि कॉलिजन्स के बारे में बात करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो हम सबसे पहले एक क्वांटिटी डिफाइन करेंगे जिसको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ
रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और कॉलिजन के कॉन्टेक्स्ट में अगर अपन इसको डिफाइन करें तो इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। कोलाइड होने के बाद में ऑब्जेक्ट्स किस रिलेटिव वेलोसिटी से एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, एंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कोलिजन होने से पहले दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे थे। ये जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। किसके रिलेटिव? उस ऑब्जेक्ट के रिलेटिव जिसको अप्रोच किया जा रहा है, या उस ऑब्जेक्ट के रिलेटिव जिससे दूसरा वाला ऑब्जेक्ट सेपरेट हो रहा है। अब आपको सुनने के अंदर बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगेगा, तो आप तो सिंपली ये ध्यान रखना कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है सिंपली v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है हमेशा u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। क्योंकि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप बात करोगे, सपोज करो ये m1 है और ये m2 है, ठीक है, ये इधर की तरफ जा रहा है u2 वेलोसिटी से और ये इधर की तरफ जा रहा है u1 वेलोसिटी से, तो इन दोनों के बीच में कॉलिजन तो तभी होगी ना जब u1 ज़्यादा होगा u2 के कंपैरिजन में। अगर u2 ज़्यादा होगा तो वो आगे भाग जाएगा, कभी कोलाइड करेंगे ही नहीं। तो हमेशा अपन ज़्यादा वेलोसिटी के अंदर से कम वेलोसिटी को माइनस करते हैं अगर सेम डायरेक्शन के अंदर होती है वेलोसिटीज़, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती है वेलोसिटीज़ तो आप वेक्टर फॉर्म में यूज़ करोगे तो आप देखोगे वेलोसिटीज़ ऐड हो जाती है। तो आप तो केवल और केवल ये फॉर्मूला ध्यान रखना है ना। अगर इस फॉर्मूला को आप वेक्टर्स का यूज़ करके अप्लाई करोगे तो आपका कभी कोई मिस्टेक नहीं होगा। एक और हिंट आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है ना, वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, उसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। तो अगर मान लो कभी आप वेलोसिटीज़ के ऑर्डर को उल्टा भी ले लेते हो तो फिर आपका जो आंसर आएगा, अगर वो गलती से नेगेटिव आ जाता है तो आप उसका मॉड्यूलस ले लेना, तो आपकी वो गलती माफ़ हो जाएगी, ठीक है ना। जनरली कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 से लेके 1 के बीच में होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन के बारे में बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना हो जाता है? 0। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होने का मतलब क्या हो गया कि जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो कितनी हो जाएगी? 0। इसका मतलब आपके ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से सेपरेट ही नहीं होंगे, वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे और साथ साथ मूव करने लगेंगे। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन की पहचान हमें पता पड़ गई कि इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होती है, या फिर देखने वाले को ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से चिपक कर आफ्टर कॉलिजन साथ साथ मूव करते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर अपन इन इलास्टिक कॉलिजन की बात करें जनरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 से तो बड़ी होती है बट 1 से छोटी होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के कंपैरिजन में कम होता है। यूजिंग दैट रेशियो आप आसानी से पता लगा सकते हो। और एक आइडियल कॉलिजन के बारे में भी बात कर लेते हैं जिसको कहा जाता है इलास्टिक कॉलिजन। नेचर के अंदर नहीं पाई जाती, इसलिए मैंने बोला कि एक आइडियल कॉलिजन है। इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है इसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब आपका जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो हमेशा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इक्वल होता है। आप आगे जाके देखोगे कि इस कॉलिजन के अंदर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इसलिए एक दूसरे के इक्वल होते हैं क्योंकि नेट काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है। आगे अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमने कॉलिजन को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लिया। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन एंड लास्ट इलास्टिक कोलिजन। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के आधार पर हमने पहचानना सीख लिया है कि अगर हमें ई की वैल्यू दे दी जाए तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि इन तीनों कैटेगरीज में से किस कैटेगरी, किस कॉलिजन के बारे में क्वेश्चन के अंदर बात करी जा रही है, राइट। चलो एक और तरीके से अगर अपन कॉलिजन को डिफाइन करना चाहें, क्लासीफाई करना चाहें, टाइप्स के अंदर डिवाइड करना चाहें, तो वो होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के आधार पर। इसके आधार पर आप कॉलिजन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक कहलाती है हेड ऑन कॉलिजन। इसमें क्या होता है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है कि जब 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएंगे, तो वो जो नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन है वो कहलाती है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो अगर आपकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम है एज दैट ऑफ लाइन ऑफ अप्रोच, कहने का मतलब ये है कि ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया आपका ऑब्जेक्ट ए और ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया आपका ऑब्जेक्ट
बी, ये भी इधर की तरफ जा रहा है और ये भी इधर की तरफ जा रहा है, ये यू ए वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये यू बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि आपकी मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर हो रही है, दोनों की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, जैसे सपोज करो कुछ देर बाद में आपने देखा तो ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो जो नॉर्मल फोर्स लगता है ये भी आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगता है। ये हो जाएगा N ऑन A बिकॉज ऑफ B और ये हो जाएगा N ऑन B बिकॉज ऑफ A। इस नॉर्मल फोर्स की वजह से ही क्या होता है, A की वेलोसिटी कम होने लगती है, क्योंकि आप नोटिस कर रहे हो A के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, और B की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो शुरुआत में B स्लो था, A पीछे से ज्यादा वेलोसिटी से चलते हुए आके टकराता है। टकराने के दौरान नॉर्मल फोर्स इस तरीके से लगता है कि A की वेलोसिटी तो कम हो जाती है और B की बढ़ने लगती है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, और उसके बाद में अगर एनर्जी है और तो फिर B की वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, A की थोड़ी सी कम हो जाएगी और दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। यही तो होता है कॉलिजन के दौरान। खैर, अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि कॉलिजन के दौरान जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट बन रही है, मतलब जो नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन है, अगर वो लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ अप्रोच की डायरेक्शन के अंदर है तो आपकी ओवरऑल जो कॉलिजन है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर होती हुई नजर आएगी। मतलब कॉलिजन से पहले भी दोनों ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे थे, कॉलिजन के बाद में भी दोनों ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन के अंदर आपको मूव करते हुए नजर आएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके अब सेपरेट हो चुके हैं। यहाँ पर यू बी की वैल्यू लेस देन यू ए थी और यहाँ पर अब वी बी की वैल्यू ग्रेटर देन वी ए हो चुकी है। इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के अंदर ऊपर आता है वी बी माइनस वी ए, हायर वेलोसिटी में से लोअर वेलोसिटी को माइनस करना है आफ्टर कॉलिजन, और नीचे आता है यू ए माइनस यू बी, हमेशा हायर में से लोअर को अपनों को माइनस करना है अगर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करी जा रही है तो, ठीक है। और दूसरे टाइप की जो कॉलिजन है उसको कहा जाता है ऑब्लीक कॉलिजन। ये मल्टी डायमेंशनल कॉलिजन होती है, इसमें 2 डायमेंशन भी हो सकता है, 3 डायमेंशंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइट। इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली आपकी जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ये डिफरेंट होगी देन द लाइन ऑफ अप्रोच। ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो ये वाला एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, और ये वाला एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बी। तो जब दोनों आपस में टकराते हैं तो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स इधर लगने लगता है और इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स इधर लगने लगता है, एन ऑफ बी ड्यू टू ए, एन ऑफ ए ड्यू टू बी। और इनकी जो मोशन हो रही थी टकराने से पहले वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही थी। अब क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम नहीं है, इसकी वजह से क्या होगा, वही नॉर्मल फोर्स ए की वेलोसिटी को कम करने का काम करेगा, बट नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट नॉर्मल फोर्स का आपको अपवर्ड डायरेक्शन में भी दिखाई देगा। तो पहले अपवर्ड डायरेक्शन में ए की कोई वेलोसिटी थी नहीं, अब इसकी वजह से आ जाएगी। तो अल्टीमेटली कॉलिजन के बाद में क्या होगा, आपका ए जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा और आपका बी जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा। तो कॉलिजन से पहले भले ही वो एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहे हो, बट कॉलिजन के बाद में आपको 2 अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मूव करते हुए नजर आएंगे। इसको अपन बोलते हैं ऑब्लीक कॉलिजन। घबराने की जरूरत नहीं है, जो हम लॉज पढ़ने वाले हैं अभी आगे वो एज इट इज दोनों ही टाइप की कॉलिजन्स के अंदर यूज किए जा सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज बताता हुआ चलूंगा, बिल्कुल छोटे से छोटी भी, तो आप तो उनको पकड़ते हुए चलना, राइट। तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन हो गया जिसमें हमने कॉलिजन्स को 2 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। अब अपन क्या करते हैं, जो हमारी टाइप्स ऑफ कॉलिजन थी, जो 3 कैटेगरीज हमने बनाई थी, इनइलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन एंड इलास्टिक कॉलिजन, इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इनके कुछ रिजल्ट्स अपन हथियारों के तौर पर कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये हथियार हमारे बहुत काम आने वाले हैं। इनफैक्ट इनके ऊपर नीट के अंदर तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखना, राइट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन के बारे में। देखो कॉलिजन कैसी भी हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, तो यहाँ पे मोमेंटम आपका कंजर्व्ड है। तो एक इक्वेशन तो आप इसी से बना सकते हो कि m1 u1 प्लस m2 u2 जो होगा वो हमेशा m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर होगा, ठीक है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो। इन इलास्टिक कॉलिजन के अंदर आपकी जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड नहीं रहती, इट इज लॉस्ट ड्यूरिंग कॉलिजन। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, तो जब 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करते हैं ना, तो कॉलिजन के दौरान वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, डिफॉर्म कर देते हैं। डिफॉर्म करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जाके स्टोर हो जाती है। अगर आपकी बॉडीज परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज हैं, तब तो क्या होगा
कि वो वापस से अपने डिफॉर्मेशन को रीस्टोर कर लेगी, यानी कि जितनी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है ड्यूरिंग कॉलिजन, वो वापस से कॉलिजन होते होते ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और आपकी नेट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। लेकिन प्रैक्टिकली अगर अपन कॉलिजन की बात करें तो जब दो चीज़ें एक दूसरे से टकराती हैं तो कुछ डिफॉर्मेशन आपका परमानेंट हो जाता है, यानी कि कुछ एनर्जी आपकी परमानेंटली सिस्टम से बाहर चली जाती है, आपकी नेट एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रह पाती। कॉलिजन के बाद में जो नेट एनर्जी है वो कॉलिजन से पहले जो नेट एनर्जी है उसके कंपैरिजन में कम होती है, लॉस ऑफ एनर्जी आपको होता हुआ नजर आता है। एंड इसी की वजह से आपका जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो हमेशा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के कंपैरिजन में आपको कम नजर आता है। इसी की वजह से आपका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, विच इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो हमेशा आपको लेस देन 1 नजर आएगा, राइट। 0 से लेके 1 के बीच में नजर आएगा। आगे देखो, अगर आप लॉस ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हो, कितनी एनर्जी लॉस हो जाती है, तो जो डेल्टा ई अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग कॉलिजन होगा वो हो जाएगा आपका हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 टाइम्स u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो आप किसी में से भी किसी को माइनस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ये रिजल्ट आया कहाँ से, तो मैंने आपको बताया था ना कि आप मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा अप्लाई कर सकते हो, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। एक इक्वेशन आपके पास में यहाँ से आएगी, दूसरी इक्वेशन आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन से आ जाएगी। तो आपको जो भी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दिया होगा उसको आप लिखोगे v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। तो आपके पास में 2 इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशंस की मदद से आप तीसरी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, विच इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ एनर्जी। मतलब आपको पहले जो एनर्जी थी उसमें से बाद में जो एनर्जी उसको माइनस करना है, और थोड़ा सा अगर आप मैनिपुलेट करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये फॉर्मूला आता हुआ नजर आएगा। बट मैं उस डेरिवेशन को यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ क्योंकि उस डेरिवेशन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी इस रिजल्ट की इंपॉर्टेंस है। तो ये रिजल्ट हमें डायरेक्ट ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि लॉस ऑफ एनर्जी होता है और हमें ये ध्यान रखना है कि लॉस ऑफ एनर्जी इतना होता है, बस इससे हमारा काम चल जाएगा। और अगर अपन वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन के बारे में बात करें तो जो v1 होगा वो तो हो जाएगा m1 माइनस e टाइम्स m2 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 टाइम्स u1, और 1 प्लस e टाइम्स m2 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 टाइम्स u2। अब ये फॉर्मूला बड़ा लंबा चौड़ा है, मुझे पता है याद करने में मुश्किल आ सकती है, बट आपको ये एक फॉर्मूला ही याद रखना है। आपको लॉस ऑफ एनर्जी के लिए भी केवल और केवल एक फॉर्मूला याद करना है, इसी से अपन बाकी सारे फॉर्मूलाज बना लेंगे। और आपको फाइनल वेलोसिटी के लिए भी एक फॉर्मूला याद रखना है, इसी से हम बाकी सारे फॉर्मूलाज बना लेंगे। जैसे v2 का फॉर्मूला अगर अपन बनाएं तो कैसे बनाएंगे, तो आप जब v2 का फॉर्मूला बनाओगे ना तो आपको जस्ट नंबर्स को इंटरचेंज करना है, जहाँ पर 1 है वहाँ पर 2 रखना है और जहाँ पर 2 है वहाँ पर 1 रखना है। देखो तो यहाँ पर 1 था, इसकी जगह 2 आ गया, यहाँ पर 2 था, इसकी जगह 1 आ गया, यहाँ पर 1 था, इसकी जगह 2 आ गया, यहाँ पर 1 था, इसकी जगह 2 आ गया, यहाँ पर 2 था, इसकी जगह 1 आ गया। ठीक है, 1 प्लस ई एज इट इज रहा, 2 की जगह आ गया 1, 1 की जगह आ गया 2, 2 की जगह आ गया 1, 2 की जगह आ गया 1। तो आप कोई भी एक फॉर्मूला याद रख लो, दूसरे फॉर्मूला में आप केवल और केवल इतना ध्यान रखना कि 2 को 1 से और 1 को 2 से रिप्लेस करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, लॉस ऑफ एनर्जी का और फाइनल वेलोसिटी का। कोई भी एक फॉर्मूला याद रख लेना, दूसरा आप आसानी से बना लोगे, राइट। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हथियार हो गए। अब अगर अपन दूसरे टाइप ऑफ कोलिजन के बारे में बात करें, दैट इज नथिंग बट परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो इसमें आपका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 0 हो जाता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाता है, इसका मतलब आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से चिपक के साथ साथ मूव करते हुए नजर आते हैं आफ्टर कोलिजन, और उनकी जो कंबाइंड वेलोसिटी होती है इट इज गिवन बाय m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, या फिर यूं कह लो कि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन डिवाइडेड बाय टोटल मास। इसके द्वारा आपकी फाइनल वेलोसिटी दी जाती है, क्योंकि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है ना, तो वहीं से बनी है ये इक्वेशन, राइट।
अगर आप लॉस ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हो तो इस कंडीशन में आपकी जो लॉस ऑफ एनर्जी है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। अब आपने जो फॉर्मूला याद करा था ना, उसमें E की वैल्यू 0 रख दो आप। यहाँ पर जैसे ही E की वैल्यू 0 रखोगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 टाइम्स u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। देखो यही फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको नया फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अपन बात करें इलास्टिक कॉलिजन्स के बारे में, तो इलास्टिक कॉलिजन्स में भी आपका मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, तो एक इक्वेशन मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन से मिल जाएगी। एनर्जी भी कंजर्व्ड रहेगी, तो एक और इक्वेशन बन जाएगी हमारी टोटल एनर्जी को कंजर्व करके। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो एक इक्वेशन हमें यहाँ से भी मिल जाती है। मल्टीपल इक्वेशंस मिल जाती है तो हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। बाकी मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स भी बताऊंगा। मैंने बताया था कि जो इलास्टिक कॉलिजन है वो एक आइडियल केस है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको आप गुड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ इलास्टिक कॉलिजन मान सकते हो, खासकर तब जब कोलाइड करने वाले पार्टिकल्स इतने छोटे हों कि उनके अंदर कॉलिजन के दौरान कोई डिफॉर्मेशन पैदा ही ना हो, या फिर वो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल से बने हुए हों, या फिर वो जब एक दूसरे से कोलाइड करते हों तो वो एक दूसरे के कांटेक्ट में ही ना आए। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए तो फिर कोलाइड कैसे करेंगे। तो देखो फिजिक्स में कॉलिजन बहुत जनरल टर्म है। कोलाइड करने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे के कांटेक्ट में आना ज़रूरी नहीं है। बेसिकली कोलाइड करने के लिए एक दूसरे के ऊपर एक्शन रिएक्शन पेयर अप्लाई करना ज़रूरी है। तो जैसे आप अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस की तरफ भेजते हो ना, तो अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस कभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते, बट स्टिल वहाँ पर आप कॉलिजन के कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस जैसे जैसे एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ पर नॉर्मल फोर्स है, वहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाएगा जो कि सेम काम करेगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप इस घटना को भी कॉलिजन ही बोलते हो, ऑल्दो अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस कभी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं आते, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आइडियल कॉन्सेप्ट है, बट कॉलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स कह लो या एटम्स कह लो या सब एटॉमिक पार्टिकल्स कह लो, इन सबको इलास्टिक कॉलिजन माना जा सकता है। आपने अगर पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि हमने गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में भी एजम्पशन माना था कि उनके बीच में होने वाली कॉलिजन जो है वो इलास्टिक है। हमने कहीं कभी अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करवाई होगी, रदरफोर्ड मॉडल वगैरह इसके बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर भी हमने कॉलिजन को इलास्टिक कॉलिजन ही माना है, राइट। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको इलास्टिक कॉलिजन माना जा सकता है, ठीक है ना। अगर आप वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन की बात करते हो, नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, E की जगह आपको क्या रखना है, 1 रखना है। तो यही वाला फॉर्मूला है, इसमें ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें E की जगह आपको क्या रखना है, 1 रखना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स u1 एंड ट्वाइस ऑफ m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स u2। और फिर दूसरा वाला फॉर्मूला तो आप बना ही लोगे, राइट। तो देखो वही वाला फॉर्मूला है, और V2 का फॉर्मूला आपको बनाना है तो 1 की जगह 2 की जगह 1 रख के आप आसानी से फॉर्मूला बना सकते हो। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे, जब एक दो बार आप खुद से बनाओगे तो आपको याद हो जाएंगे, याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो अब अपन कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करते हैं। हमारे पास में वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन के दोनों फॉर्मूलाज आ चुके हैं, तो अपन कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करते हैं। पहला स्पेशल केस लेते हैं कि हमारा m1 और m2 जो दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं, उन दोनों का मास सेम है। अब मास सेम है और वो एक दूसरे से इलास्टिक कॉलिजन करेंगे, तो रखो m1 और m2 को आपस में इक्वल रखोगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे m1 की जगह भी m रखोगे, m2 की जगह भी m रखोगे और ऊपर भी m2 की जगह m रखोगे, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल और केवल बचेगा u2। तो आप देख रहे हो कि जो v1 है वो तो u2 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पर ये वाली टर्म एक दूसरे से ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा केवल और केवल u1। तो v2 की वैल्यू u1 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि v1 हो गया u2 के इक्वल और v2 हो गया u1 के इक्वल, मतलब वेलोसिटीज क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। पहले जो तेज चल रहा था वो अब धीरे चलने लग गया, पहले जो धीरे चल रहा था वो अब तेज चलने लग गया। ये तो हमने देखा ही था इन जनरल कॉलिजन के अंदर।
बट यहाँ पे परफेक्टली इंटरचेंज हो गई। पहले जो 5 से चल रहा था वो अब 10 से चलने लग गया, और पहले जो 10 से चल रहा था वो 5 से चलने लग गया, राइट। तो जब सेम मास एक दूसरे से इलास्टिकली कोलाइड करते हैं तो उनकी वेलोसिटीज़ आपस में इंटरचेंज हो जाती है। इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप बिलीव नहीं करोगे, डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बच्चों को बस केवल ये रिकॉग्नाइज करना होता है, और अगर ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते तो बच्चे लंबी चौड़ी इक्वेशंस के अंदर फंस जाते हैं और उनका काम खराब हो जाता है। आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, पहला हथियार, राइट। दूसरा देखो, अगर मान लो m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2 हो एंड u2 जो है वो 0 हो। अगर इसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि व्हेन अ हैवियर ऑब्जेक्ट कोलाइड्स विथ स्टेशनरी एंड अ लाइट ऑब्जेक्ट। जैसे एक ट्रक है, तो ट्रक आके एक साइकिल वाले से भिड़ रहा है, हालांकि उसमें तो साइकिल वाले का कचूमर निकल जाता है। तो एक दूसरा एग्जांपल लो जिसमें आपको परफेक्टली इलास्टिक होने का थोड़ा बहुत फील आ जाएगा, कि गार्डन में खेलता हुआ एक बच्चा भागते हुए आता है और उसके सामने एक गुब्बारा रखा हुआ होता है बड़ा वाला, उस गुब्बारे से आके वो टकराता है। आपने सबने देखा होगा ना कभी, खुद भी जाके टकराए होंगे, ठीक है ना। क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कि जो बच्चा भागता हुआ आके गुब्बारे से टकराता है ना, उस बच्चे के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उसी वेलोसिटी से भागता रहता है, बट गुब्बारा जो है वो तुरंत छिटक के आगे निकल जाता है। ऐसा लगता है कि बच्चे की भी वेलोसिटी से डबल वेलोसिटी से वो आगे भाग गया हो। अब देखते हैं हमारी मैथ्स भी यही कहती है क्या, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, व्हेन m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, तो हम जहां जहां पर m2 और m1 का एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, वहां पर m2 को m1 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर m2 को ड्रॉप कर देंगे, यहाँ पर m2 को ड्रॉप कर देंगे, तो m1 डिवाइडेड बाय m1 बचेगा 1, तो बच जाएगा आपका u1, ठीक है। इधर भी अपन अगर सपोज करो m2 को ड्रॉप कर देंगे, m2 को ड्रॉप कर देंगे, तो यहाँ पे m1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा u2, बट u2 तो खुद 0 है, तो ओवरऑल ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। यहाँ पर ओवरऑल ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो आप नोटिस कर रहे हो कि v1 तो किसके इक्वल बच जाएगा, u1 के इक्वल। v1 तो किसके इक्वल बच गया, u1 के इक्वल। यहाँ पर देखो जैसे ही आप m2 को गायब करोगे m1 के कंपैरिजन में, इतना छोटा है ना कि आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो फिर m1 से m1 कट जाएगा, ट्वाइस ऑफ u1 बचेगा, तो v2 केवल और केवल किसके इक्वल हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस ऑफ u1 के इक्वल हो जाएगा। तो आपकी मैथ्स भी एग्जैक्टली वही कह रही है जो हम कह रहे थे। क्या कह रही है कि व्हेन अ हैवियर ऑब्जेक्ट कोलाइड्स विथ स्टेशनरी एंड लाइट ऑब्जेक्ट इट गोज अनअफेक्टेड। बच्चा तो बिना अफेक्ट हुए भागता रहता है, बट लाइट ऑब्जेक्ट गोज विथ डबल ऑफ इट्स वेलोसिटी, राइट। एक और केस देखते हैं। अब की बार आपका m1 बहुत छोटा है m2 के कंपैरिजन में, राइट, एंड u2 जो है वो 0 है। जैसे एक बॉल एक स्टेशनरी दीवार से जाके टकरा रही है, तो बॉल का मास दीवार के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो आपने नोटिस किया होगा होता क्या है, जब बॉल दीवार से जाके टकराती है तो दीवार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी स्टेशनरी रहती है, बट बॉल जो है वो लगभग उसी वेलोसिटी से क्या हो जाती है, रिबाउंड हो जाती है। देखो हमारी मैथ्स भी यही कहेगी। तो हम क्या करेंगे, m2 के कंपैरिजन में m1 को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे m1 को ड्रॉप कर देंगे, माइनस m2 डिवाइडेड बाई m2 बचेगा, मतलब -1, तो v1 हो जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली -u1 के इक्वल। ये वाली तो पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि u2 0 है, ये वाली पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि u2 0 है, और आपको क्या करना है, m2 के कंपैरिजन में m1 को नेग्लेक्ट करना है। तो m1 की जगह जैसे 0 रखोगे तो ये वाली चीज़ भी क्या हो जाएगी आपकी, ओवरऑल 0 हो जाएगी। तो आप देख रहे हो कि v1 तो अप्रॉक्सीमेटली -u1 के इक्वल होगा, और v2 जो है वो अभी भी कितना रहेगा, 0 रहेगा। सो व्हेनेवर अ लाइट बॉल कोलाइड्स विथ स्टेशनरी वॉल इट रिबाउंड्स विथ सेम वेलोसिटी, v1 इज इक्वल टू -u1। नेगेटिव साइन का मतलब है सेम स्पीड से रिबाउंड हो गया अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड वॉल स्टेज स्टेशनरी, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दीवार के ऊपर, राइट। तो ये कुछ स्पेशल केसेस है जो कि हमें ध्यान में रख लेने हैं, हमारे काम आ जाते हैं। और अब अपन बात कर लेते हैं ऑब्लीक कॉलिजन, खासकर इलास्टिक ऑब्लीक कॉलिजन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल केस के बारे में, राइट। तो इसमें क्या है कि आपका एक मास है m जो कि u1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है,
एक मास है m, मासेस दोनों सेम है, ये आपका स्टेशनरी है, ठीक है। तो स्टेशनरी रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट, सेम मास का ऑब्जेक्ट इससे आगे क्या कर रहा है, टकरा रहा है। कॉलिजन जो हो रही है वो ऑब्लिक कॉलिजन है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है वो सेम नहीं है, तो ऑब्वियसली टकराने के बाद में अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, बट यहाँ पर जो एक चीज़ हमेशा हमेशा आपको होते हुए नजर आएगी वो ये है कि टकराने के बाद में ये और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको मूव करते हुए नजर आएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ऑब्लिक कॉलिजन में हम लोग किस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। देखो, ऑब्लिक कॉलिजन में क्या होता है कि जो हमारी लाइन ऑफ अप्रोच है, जैसे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ अप्रोच मिल रही है आपको, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर आपका नेट मोमेंटम जो होगा वो हमेशा जीरो होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है, एंड बिफोर कॉलिजन जो मोमेंटम है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो आफ्टर कॉलिजन जो मोमेंटम होगा वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। यानी कि आफ्टर कॉलिजन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम है उनको आप क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, राइट। सो अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करोगे तो मैंने तो कंपोनेंट वाला तरीका बता दिया। अगर आप वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे तो आपका पहले जो टोटल मोमेंटम था वो था m टाइम्स u1 वेक्टर, और बाद में हो गया m टाइम्स v1 वेक्टर प्लस m टाइम्स v2 वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि आपका जो u1 वेक्टर होगा वो हमेशा इस केस में v1 वेक्टर और v2 वेक्टर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। और वो जो कंपोनेंट वाला तरीका है वो मैंने इन जनरल बता दिया, हमेशा आपको उसी अप्रोच को फॉलो करना है। अब जब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करोगे, क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन है, आपकी नेट एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो पहले एनर्जी थी हाफ m u1 स्क्वायर, बाद में हो गई हाफ m v1 स्क्वायर, हाफ m v2 स्क्वायर, मतलब u1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर v1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस v2 के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब आपको पता है कि v1 और v2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो u1 वेक्टर है, और अगर आप मैग्नीट्यूड की फॉर्म में देख रहे हो तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर के इक्वल आपको u1 स्क्वायर नजर आ रहा है। कब होता है ऐसा? केवल और केवल तब होता है जब v1 और v2 के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। भाई यहाँ पे आप ऐसे ही तो लिखोगे ना कि u1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ v1 v2 कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो ये वाली टर्म आपकी जीरो हो जानी चाहिए, और ये जीरो कब होगी? जब आपका कॉस थीटा जीरो हो जाए, यानी कि थीटा आपका क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो दोनों वेलोसिटीज़ के बीच का जो एंगल है v1 और v2 के बीच का वो हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर एक ऑब्जेक्ट सेम मास वाले स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से आके टकराता है ऑब्लिक मैनर के अंदर एंड इलास्टिकली, तो आफ्टर कोलिजन वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। याद रख लेना, व्हेन अ बॉडी कोलाइड्स ऑब्लिकली विथ a stationary body of same mass, they move mutually perpendicular after collision। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसा ना हो, दोनों मासेस अलग अलग हों, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हों, इन जनरल ऑब्लिक कोलिजन का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, तो मैंने आपको स्टेप्स बता दिए। सबसे पहला काम आपको मोमेंटम कंजर्वेशन, उसमें भी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, मतलब जो लाइन ऑफ अप्रोच वाली डायरेक्शन है, उसमें आपका मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर आप मोमेंटम को क्या कर सकते हो, बैलेंस आउट कर सकते हो, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम हमेशा जीरो होना चाहिए। तो इससे आपका काम चल जाएगा, और भी आपको अदर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी जिनका यूज़ करके आप फर्दर इक्वेशंस बना सकते हो और सॉल्व करके जो भी क्वांटिटी आपसे पूछी जा रही है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर नीट के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो, क्योंकि वहाँ पर इसी केस को छुपा के पूछा जाता है, आपको रिकॉग्नाइज करना होता है और आपका काम चल जाता है, राइट। तो ये सारे के सारे हथियार जो हमने इकट्ठे करे हैं, ये इतने पावरफुल हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब आप मेरी बात ऐसे तो मानोगे नहीं, तो मुझे कुछ आपको क्वेश्चंस करवाने होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा। फिर आपको भी ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं जहाँ से भी आप करते हो, जिस भी मॉड्यूल वगैरह को आप फॉलो करते हो, एंड देन यू विल रियलाइज़ कि हाँ यार, इस सीरीज़ का नाम जो है वो मिरेकल सीरीज़ क्यों रखा गया है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ बॉम्ब इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड्स बाय इटसेल्फ
into 3 equal mass fragments. The velocity of 2 fragments हमें वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, बहुत अच्छी बात है, हमें प्लस माइनस का लफड़ा करना ही नहीं है. The velocity of third fragment will be, तो एक्सप्लोड हो रही है. पहले ओवरऑल जो बॉडी थी वो रेस्ट पर थी, यानी कि पहले आपका नेट मोमेंटम 0 था, तो बाद में भी आपका जो मोमेंटम है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए. तो हमें जस्ट केवल और केवल मोमेंटम को कंजर्व करना है. तो हमारा मास जो है हर सेगमेंट का वो अपन मान लेते हैं m. ठीक है. द वेलोसिटी ऑफ 2 फ्रैगमेंट, तो पहले वाले फ्रैगमेंट की वेलोसिटी है थ्राइस ऑफ आई कैप प्लस ट्वाइस ऑफ जे कैप. दूसरे वाले का मास है m, वेलोसिटी है माइनस ऑफ आई कैप माइनस ऑफ 4 टाइम्स जे कैप. और तीसरे वाले का भी मास है m और वेलोसिटी हमें पता नहीं है, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है. बट ओवरऑल आपका जो मोमेंटम होगा वो 0 होगा, क्योंकि बिफोर एक्सप्लोजन में मोमेंटम 0 था, ओवरऑल बॉडी रेस्ट पर रखी हुई थी. हो गया क्वेश्चन. देखो m से m तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया. 3i माइनस आई करोगे तो 2i बचेगा, दूसरी तरफ ले जाओगी तो v वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस 2i कैप. एंड 2j माइनस 4j करोगे तो माइनस का 2j बचेगा, उधर जाके हो जाएगा आपका प्लस 2j कैप. देखो माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए. बेहद आसान क्वेश्चन. ये देखो, a 1 kilogram stationary bomb is exploded in 3 parts having mass ratio 1:3. Parts having same mass move in perpendicular direction with velocity 30 meter per second. Then the velocity of bigger part will be. पहले आपकी जो बॉडी थी वो स्टेशनरी थी, यानी कि पहले आपका नेट मोमेंटम 0 था. यहां तक की बात आ गई समझ में. बाद में क्या हुआ, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गए. तो अपन क्या करते हैं, पहले वाले पार्ट का मास मान लेते हैं m, दूसरे वाले का मान लेते हैं m और तीसरे वाले का मान लेते हैं थ्राइस ऑफ m. इस तरीके से 3 पार्ट्स के अंदर आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिवाइड हो गए. पार्ट्स हैविंग सेम मास मूव इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड. तो अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए हमारे पास में रेफरेंस है कि जैसे सपोज करो ये वाला जो मास है वो 30 टाइम्स आई कैप एक्स डायरेक्शन के अंदर चला जाता है, और ये वाला जो मास है वो चला जाता है 30 टाइम्स जे कैप वाई डायरेक्शन के अंदर चला जाता है. तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए. तो हमें पूछा गया है कि बताओ तीसरे वाले ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी. तो नेट मोमेंटम हमारा 0 होगा. हमारा काम बन गया. यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो गया. तो हमारी जो तीसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वेक्टर फॉर्म में कितनी आ रही है, -30 आई कैप -30 जे कैप डिवाइडेड बाय 3, यानी कि -10 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप. यहाँ तक की बात आ गई समझ में. और अगर अपन इसका मैग्नीट्यूड निकालें केवल और केवल, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो -10 का माइनस हटा दो, बचेगा 10, और आई कैप प्लस जे कैप इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना, √2. वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकालना आता है ना, कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, होल रूट ले लेते हैं. तो आपका आंसर आ जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए. इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट. ये क्वेश्चन देखो, a stationary particle explodes into 2 particles of masses m1 and m2 which move in opposite directions with velocity v1 and v2. The ratio of their kinetic energies e1 to the e2 will be. तो हमें सारी चीज़ें दे दी गई है. स्टेशनरी पार्टिकल था, एक्सप्लोड होने से पहले, तो आपका नेट मोमेंटम हमेशा 0 रहेगा. 2 अलग अलग मासेस के अंदर वो डिवाइड हो गया. तो अगर एक मास सपोज करो m1 वो पॉजिटिव x डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 मल्टीप्लाइड बाय आई कैप. तो जो दूसरा मास है वो पक्का नेगेटिव x डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं. तो दूसरा हो जाएगा आपका m2 टाइम्स वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव v2 टाइम्स आई कैप. बट नेट मोमेंटम हमेशा कितना रहना चाहिए, 0. तो यहाँ से आपको पता पड़ जाएगा कि जो m1 v1 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, m2 v2 के बराबर हो जाएगा. इसका मतलब आपका जो पहले वाले का मोमेंटम है p1 और जो दूसरे वाले
सेगमेंट का मोमेंटम है p2, वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मोमेंटम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है अगर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है तो। क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम बराबर है ना, तो हम लिखेंगे जो E1 डिवाइडेड बाय E2 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस M2 डिवाइडेड बाय M1 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका मोमेंटम जो है वो सेम है। तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे एनर्जी के लिए, मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मास। इतना आसान है ये क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा M2 डिवाइडेड बाय M1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। और आगे देखो, स्फीयर ऑफ मास M मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी कोलाइड्स विथ अनदर स्टेशनरी स्फीयर ऑफ सेम मास। The ratio of velocities of two spheres after collision will be if the coefficient of restitution is E। तो हमें जो जो कह रखा है हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम हमारी अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं हमारे पास में। तो हमें कह रखा है स्फीयर ऑफ मास M मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो अपन मान लेते हैं वेलोसिटी कितनी है, u है, ठीक है। तो हमें u1 कितना दे दिया गया है, u दे दिया गया है। अनदर स्टेशनरी स्फीयर u2 कितना दे दिया गया है, हमें 0 दे दिया गया। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। और m1 और m2 इन दोनों की वैल्यू हमें क्या दे दी गई है, सेम दे दी गई है। तो लेट्स से अपन इनको m ले लेते हैं, ठीक है। यहां तक की बात आगे समझ में। द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ टू स्फीयर्स, तो हम फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा m1 माइनस em2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स u1 प्लस 1 प्लस e टाइम्स m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स u2। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इक्वेशंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पर v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो कंडीशंस हमें दे रखी है। तो u2 0 दे रखा है, तो सेकंड टर्म तो हमारी वैसे ही 0 हो जाएगी। और पहली वाली टर्म के अंदर हो जाएगा m कॉमन आ जाएगा 1 माइनस e डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 करेंगे तो ट्वाइस ऑफ m हो जाएगा और u1 की जगह अपन रख देंगे u। तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस e डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स u। ये हमारी v1 की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप v2 की वैल्यू निकालोगे ना, तो v2 की वैल्यू होती है m2 माइनस e m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स u2। तो ये वाली टर्म तो पूरी की पूरी 0 हो जाएगी और दूसरी वाली टर्म बचेगी 1 प्लस e, बचेगी 1 प्लस e टाइम्स मास दैट इज m डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 2m टाइम्स u1। और u1 कितना लिया है हमने, u लिया है, तो मास से मास कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस e डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स u। और फिर इन दोनों का रेशियो लोगे आप, v1 डिवाइडेड बाय v2 अगर आप लोगे तो आपको किसके इक्वल मिलेगा, 1 माइनस e डिवाइडेड बाय 1 प्लस e के इक्वल मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो अगर आपको डायरेक्ट ये हथियार पता है, थोड़ा दिक्कत तो आएगी शुरुआत में याद करने में, लेकिन एक दो बार आप इनको यूज़ करोगे तो आपके क्वेश्चंस बेहद आसान हो जाएंगे। आपको डायरेक्ट बस हथियार निकालने हैं और उनको फायर करना है, बस इतना सा काम करना है, ठीक है ना। अदरवाइज दूसरी अप्रोच क्या होगी कि यहाँ पर अपन मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन बनाए, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन बनाए और उनको सॉल्व करके फाइनली हमारी फाइनल वेलोसिटीज़ निकाल के उनका रेशियो लें। वो भी आसान है, लगभग उसमें भी इतना ही टाइम लगेगा। उस तरीके से भी आपको एक बार ट्राई करना है। आगे देखते हैं। टू इलास्टिक बॉडीज P and Q having equal masses are moving along the same line with velocities of 16 meter per second and 10 meter per second respectively. Their velocities after the elastic collision will be। तो सारा हिंट आपको दे दिया गया है। पहला हिंट कॉलिजन जो है वो इलास्टिक है और दूसरा हिंट दोनों का मास सेम है। तो जब सेम मास वाले ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इलास्टिकली कोलाइड करते हैं तो उनकी वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो जाया करती है। तो जिसकी 16 है उसकी हो जाएगी 10 और जिसकी 10 है उसकी हो जाएगी 16, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल टिक लगाने की ज़रूरत है, राइट। चलो आगे देखते हैं।
अ बुलेट ऑफ मास m मूविंग विथ अ वेलोसिटी v strikes a wooden block of mass capital M and gets embedded into the block, the final speed is। तो gets embedded का मतलब है घुसने के बाद में दोनों साथ साथ मूव करने लगते हैं, और अगर साथ साथ मूव करने लगते हैं तो किस प्रकार की कॉलिजन है, ये परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन है। और परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन के अंदर जो आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, m1 u1, यानी कि स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय v, m2 u2, अब दूसरा वाला ब्लॉक तो स्टेशनरी है तो उसकी जीरो हो जाएगी वाली टर्म, डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो ये आपकी फाइनल स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग केस यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि ये फिर साथ साथ मूव करने लगते हैं तो ये ऊपर चला जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कितना एंगल या कितनी हाइट ऊपर चला जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे, आफ्टर कॉलिजन जो एनर्जी होगी सबसे पहले वो फाइंड आउट करोगे। तो आपको लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला पता है, उसको यूज करके आप आफ्टर कॉलिजन जो एनर्जी है वो फाइंड आउट करोगे एंड फिर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करोगे और उसके थ्रू आप हाइट की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनाया जा सकता है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये आपको पता लगाना है कि जब दोनों साथ साथ मूव करेंगे तो किस हाइट तक ये फाइनली सिस्टम आपका मूव करेगा। ठीक है, बता दिया मैंने, हिंट दे दिया। मुझे बताना कमेंट्स के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम वगैरह के ऊपर हम लोग इसको फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h ऑन द ग्राउंड लेवल इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e, देन द हाइट अप टू विच the ball will go after nth jump will be। तो ये आपकी सरफेस है ना। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, h हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप कर रहे हो, तो ये आपकी बॉल हो गई और इसको आपने क्या करा है, h हाइट से ड्रॉप किया है। तो जब ड्रॉप किया है तो कॉलिजन होने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी √2gh। ठीक है, फिर ये टकराएगी, टकराने के बाद में इसकी वेलोसिटी जो है वो जस्ट क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो टकराने के बाद में इसकी वेलोसिटी जस्ट क्या हो गई, ऊपर की तरफ हो गई। अब वो वेलोसिटी कितनी होगी वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होती तो सेम वेलोसिटी से रिबाउंड हो जाता, हमने स्पेशल केस देखा था, बट यहाँ पर हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन नहीं है। तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे कि हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो किसके इक्वल होता है, फाइनल स्पीड। ठीक है ना, v2 माइनस v1। तो यहाँ पर हमारी फाइनल स्पीड v हमें फाइंड आउट करनी है, माइनस वॉल तो हमेशा स्टेशनरी है दैट इज 0, डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2gh माइनस 0। देखो अगर आप प्रॉपर साइन यूज करोगे ना तो एक वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एक वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में। आप बच्चे कंफ्यूज ना हो जाओ तो मैं इसको इसी तरीके से लिखता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर u1 जो है वो किसके इक्वल है, -√2gh टाइम्स j कैप के इक्वल है, और u2 जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। फिर v1 किसके इक्वल है वो हमें फाइंड आउट करना है, बट वो डेफिनेटली पॉजिटिव j कैप डायरेक्शन में होगी, और v2 अभी भी कितना है आपका, 0 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे v2 माइनस v1 मतलब 0 माइनस v1 वेक्टर डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2 मतलब -√2gh टाइम्स j कैप माइनस 0। तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे ना तो v1 वेक्टर की जो वैल्यू है वो आपको √2gh टाइम्स j कैप टाइम्स e के इक्वल नजर आएगी। मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, e टाइम्स √2gh हो जाएगा, e टाइम्स √2gh हो जाएगा। अब इतनी वेलोसिटी से अगर आप किसी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हो तो वो कितनी हाइट तक जाएगा, तो हाइट का फॉर्मूला होता है आपका, तो h डैश जो हो जाएगा कितना होता है फॉर्मूला, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब e² टाइम्स 2gh डिवाइडेड बाय 2g। तो
तो डिवाइडेड बाय 2g से 2g कैंसिल आउट हो गया, तो आ जाएगा e² टाइम्स h। तो अब एक पैटर्न आपको पकड़ में आ गया कि अगर आप h डबल डैश निकालोगे तो वो आपको किसके इक्वल नजर आएगा, e⁴ 4 टाइम्स h के इक्वल नजर आएगा। अगर h ट्रिपल डैश निकालोगे तो वो e⁶, तो पावर हमेशा 2 के मल्टीपल की फॉर्म में इंक्रीज होती चली जा रही है। तो आपसे पूछा गया है देन द हाइट अप टू विच द बॉल विल गो आफ्टर nth जंप। तो आफ्टर फर्स्ट जंप कितनी हाइट तक जा रही है, आप बोलोगे सर e² टाइम्स h। आफ्टर सेकेंड जंप कितनी हाइट तक जा रही है, e⁴ टाइम्स h। आफ्टर थर्ड जंप कितनी हाइट तक जा रही है, आप बोलोगे सर e⁶ टाइम्स h। आप फाइंड आउट भी कर सकते हो, बट पैटर्न हमें समझ में आ गया। तो अगर आप nth जंप के बाद में देखोगे तो बेसिकली आपको कितनी हाइट तक जाते हुए नजर आएगी, e⁻²n मल्टीप्लाइड बाय h, इतनी हाइट तक जाते हुए नजर आएगी। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस के रिजल्ट बच्चे रट लेते हैं, पता नहीं क्यों। कुछ नहीं रटना यार, ऐसे क्वेश्चन अगर कभी पूछे जाएंगे तो आपको सिंपली कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना है। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्वेश्चन, वो भी नहीं होगा अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो, कि यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करी है, तो अगर आप लिंक कर सकते हो तो कुछ भी आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। तो आपको रिजल्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। रख सको तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L इज हेल्ड हॉरिजॉन्टल एंड देन रिलीज्ड। It collides elastically with a block of equal mass lying on a frictionless table. Equal mass है, इलास्टिक कॉलिजन है, वेलोसिटीज क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। इसका मतलब आपका जो बॉब है वो तो स्टेशनरी हो जाएगा, और बॉब की नीचे आते 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 जो वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, तो वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन, तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम लगाएंगे तो ये हो जाएगी आपकी द काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो पहले वो L हाइट पर है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgl, वही आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका mg मल्टीप्लाइड बाय l। वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है, इसका मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। तो हमसे पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक विल बी। बॉब की काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी, वो तो स्टेशनरी हो जाएगा, बट जिस ब्लॉक से आके वो टकरा रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए, mgl हो जानी चाहिए। सिंपली हमने बिना किसी कैलकुलेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, राइट। अ बॉल मूविंग विथ वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विथ अनदर सिमिलर स्टेशनरी बॉल, राइट। आफ्टर द कोलिजन बोथ the balls move in directions making an angle of 30 degree with the initial direction. After the collision their speed will be। अब देखो हमें कह रखा है अ बॉल मूविंग विथ वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विथ अनदर सिमिलर स्टेशनरी बॉल। तो हमने ऑब्लिक कॉलिजन के अंदर इस केस को स्पेशली ट्रीट किया था। सेम मास वाली बॉल्स हैं, एक स्टेशनरी है और एक आके टकरा रही है। आफ्टर द कॉलिजन बोथ द बॉल्स मूव इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द इनिशियल डायरेक्शन। तो जो भी इनिशियल डायरेक्शन है उससे 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपको फाइनली बॉल्स जो है वो मूव करती हुई नजर आएंगी। सो आफ्टर द कॉलिजन उनकी स्पीड कितनी होगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, हम डायरेक्ट कर लेते इस क्वेश्चन को अगर ये इलास्टिक कॉलिजन मेंशन कर दिया जाता। तो अगर इलास्टिक कॉलिजन मेंशन कर दिया जाता तो हमें पता है कि दोनों बॉल्स एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर मूव करती, बट क्योंकि यहाँ पर एक तो इलास्टिक कॉलिजन मेंशन नहीं किया और दूसरा हमें जो केस दिया गया है उसमें दोनों बॉल्स एक दूसरे से 90 डिग्री के ऊपर मूव नहीं कर रही, तो हम ये समझ गए कि भाई साहब ये इलास्टिक कॉलिजन नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये हमारी m मास की बॉल है, 9 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। ये दूसरा m मास हो गया जो कि अभी किस पर है, रेस्ट पर है।
फिर दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो एक चला जाएगा इधर की तरफ, ठीक है, इनिशियल डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और एक चला जाएगा आपका इधर की तरफ इनिशियल डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी इनकी स्पीड होगी, ठीक है, मान लो इनकी स्पीड है v, और क्योंकि आंसर एक ही आ रहा है तो हम दोनों की स्पीड सेम मान सकते हैं, ये हमें हिंट दे दिया गया है क्वेश्चन में। तो मैंने आपको बताया था कि जो लाइन ऑफ अप्रोच है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप मोमेंटम को डायरेक्टली क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा कितना, v sin 30 डिग्री हो जाएगा, और इसका इधर की तरफ हो जाएगा v sin 30 डिग्री। तो मोमेंटम हो जाएगा mv sin 30 mv sin 30, दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, परफेक्टली बैलेंस आउट कर लेंगे। तो ये तो वैसे भी हो रहा है, यहाँ पे हम भी करते, ऑलरेडी भी हो रहा है। अब इस डायरेक्शन में देखते हैं, तो इस डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ mv cos 30 डिग्री हो जाएगा। तो आपकी जो लाइन ऑफ अप्रोच वाली डायरेक्शन है उसमें आपको मोमेंटम कंजर्व करना होता है। तो शुरुआत में मोमेंटम था m मल्टीप्लाइड बाय 9 मीटर पर सेकेंड, और बाद में मोमेंटम हो गया ट्वाइस ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय v, एंड cos 30 की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाय 2। m से m चला गया, 2 से 2 चला गया, v आ जाएगा आपका 9 डिवाइडेड बाय √3, मतलब 3 टाइम्स √3, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.732। इसका मतलब 6 9 3 इंटू 7 करोगे तो 21, पावर चली जाएगी 2, एंड 3 और 2 करोगे तो 5.196, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5.2 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो ऑब्लिक कॉलिजन से घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैंने आपको डायरेक्ट स्टेप्स बता रखे हैं, बस उनको फॉलो करना है आपको, ठीक है। सॉलिड स्फीयर ऑफ is moving and it makes an elastic collision with another stationary sphere of half of its own radius. After collision it comes to rest. The ratio of densities of materials of second sphere and first sphere is. तो यहाँ पे densities अलग अलग है। हमें क्या रखा है, solid sphere moving, it makes an elastic collision with another stationary sphere of half of its own radius, ठीक है। After collision it comes to rest. The ratio of densities of materials of second sphere and first sphere is. तो अपन पहले वाले का मास निकालते हैं, m1 कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई, रेडियस ले लेते हैं r, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी दैट इज ρ1। और दूसरे वाले का मास निकालते हैं, तो 4/3 पाई, रेडियस जो है वो हाफ है, हाफ है इसका मतलब हो जाएगा आपका r³ डिवाइडेड बाय 8, और डेंसिटी अपन ले लेते हैं ρ2। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो आपका m1 डिवाइडेड बाय m2 है, बाकी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो गई, वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 8 टाइम्स ρ1 डिवाइडेड बाय ρ2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। डेंसिटीज का रेशियो पूछा गया है हमसे, ρ1 डिवाइडेड बाय ρ2 पूछा गया है, तो डेफिनेटली m1 डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स m2 के इक्वल हो जाएगा। तो कैसे भी करके हमें m1 और m2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ये काम तो हमारा जनरल ज्योमेट्री से हो गया। अब अपन कॉलिजन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है सॉलिड स्फीयर इज मूविंग, इट मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विथ अनदर स्टेशनरी स्फीयर ऑफ हाफ ऑफ इट्स रेडियस। ऑब्वियसली वेलोसिटीज जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी, ये तो हमें पता ही है। आफ्टर कॉलिजन इट कम्स टू रेस्ट, जो पहले रेस्ट पर था वो भागने लगेगा, और जो पहले भाग रहा था वो रेस्ट पर आ जाएगा। हालांकि सेम मास होने पर ऐसा होता है, ठीक है, सेम मास होने पर ऐसा होता है। तो द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ सेकंड स्फीयर एंड फर्स्ट स्फीयर इज, तो हमें डायरेक्ट हिंट पता चल गया कि जो पहले भाग रहा था वो रेस्ट पर आ गया, और जो रेस्ट पर था वो भागने लगा, मतलब दोनों का मास क्या है, आपस में इक्वल है। इसका मतलब m1 और m2 आपस में इक्वल है, यानी कि पक्का ρ1 और ρ2 जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/8 के इक्वल हो जाएगा। या यूं कह लो ρ2 डिवाइडेड बाय ρ1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
सो दिस इज़ इट बच्चों, हमने डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी है, बट कॉलिजन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर बनते हैं। हालांकि हर क्वेश्चन को आप इन्हीं हथियारों का यूज़ करते हुए हरा सकते हो। तो इसकी प्रैक्टिस और इसका वैलिडेशन आप लोगों को करना है। कमेंट्स के अंदर मुझे बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन बाय।